गजाला स्टेशन पर दोनों का इंतजार कर रही थी। फरीदी और हमीद वक्त पर पहुंच गए। उनका सामान फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दिया गया। ट्रेन पर गजाला ने फिर वही बात छेड़ दी। हमीद को इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था, बस उसको चूंकि जाना ही पड़ रहा था, इसलिए उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फरीदी से यह भी न पूछा था कि आखिर दाराब नगर जाने की वजह क्या है। लेकिन ट्रेन पर जब इसकी बात चलने लगी तो उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसकी फितरत भी अजीब थी। काम के मौकों पर वह हमेशा ऐसी बात करने लगता जैसे वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर आदमी हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जब वह किसी काम में लग जाता था तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। खतरनाक मौकों पर देखने में वह एक डरपोक किस्म का मजाकिया बंदा लगता था, लेकिन खुद उसके दिल की गहराइयों में खौफ की एक छोटी भी लहर न होती थी। फरीदी उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानता था और यह भी कि उससे किस तरह काम लिया जा सकता है। गजाला ने तारिक और उसके अजीबोगरीब नेवले का जिक्र छेड़ रखा था। मालूम नहीं क्यों फरीदी की मौजूदगी में उसे तारिक की खौफनाक आंखें नहीं याद आई ने वह ऐसा नेवला आज तक नहीं देखा। हमीद ने कहा, यकीनन वह एक अजूबा चीज है। ब्राजील के पुराने लोग उसे शाकी कहते हैं और बहुत अदब से उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वह उनका एक देवता है। एक खास त्योहार के मौके पर वे उसकी खूब पूजा करते हैं। यकीनन तारिक को उसे पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। फरीदी सिगार का कश लेकर खामोश हो गया। मेरा ख्याल है कि आप इस नेवले के बारे में तारिक से भी ज्यादा जानते हैं, गजाला ने कहा। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने चौंक कर कहा, क्या यह वही तारिक तो नहीं जो दुनिया की बहुत सी भाषाएं जानता है? हाँ, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? फरीदी ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें ट्रेन के बाहर फैले हुए अंधेरे में घूर रही थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि फरीदी ऐसे मौकों पर बात करना पसंद नहीं करता जब वह किसी गहरी सोच में हो। इसलिए उसने गजाला को अपनी बातों में लगा लिया। वह उससे सारी जानकारी लेता रहा। फरीदी फिर चौंका। हमीद, क्या तुम्हें धर्मपुर के जंगलों के भूत याद नहीं? याद है, लेकिन यह मामला उससे अलग मालूम होता है, हमीद ने कहा। क्यों? इसलिए कि हम यह सारे वाकयात शायद अपनी आंखों से देख सकें। भला दीवारों से जानवरों की आवाजें आने का क्या मतलब हो सकता है, और फिर जानवरों की मौतें, कुएं से चिन्हगारियों का निकलना, तो खैर कोई ऐसी बात नहीं। सब कुछ हो सकता है, फरीदी ने धीरे से कह और बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। जानवरों के बाद अब आदमियों का नंबर आने वाला है, फरीदी ने सिगार का एक लंबा कश लेकर कहा। गजाला चौंक पड़ी। क्या मतलब? घबराएं नहीं, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर मेरे पास पहुंची, फरीदी ने कहा। नवाब साहब पुराने ख्याल एक आदमी हैं। उनका ज़हन भूतों से आगे नहीं बढ़ सकता। वे क्या जाने कि साइंसी दौर में एक मामूली आदमी भी इस किस्म के चमत्कार दिखा सकता है। खैर, यह तो मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि यह साइंस का करिश्मा है। अलबत्ता यह जरूर यकीन रखती हूँ कि इसमें किसी आदमी का हाथ है जो अपनी खतरनाक ताकतों से काम ले रहा है। शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है, फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। गजाला ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बातचीत के बाद फिर खामोशी छा गई और फरीदी आसमान की तरफ घूरने लगा। कुछ अजीब सा समा था। ठंडी हवा के झोंके सुबह होने की खबर दे रहे थे। हमीद ऊँघने लगा था। गजाला की खूबसूरत आंखें भी नींद के दबाव से बोझिल हो रही थी। सिर्फ फरीदी के चेहरे पर ताजगी नजर आ रही थी, जैसे वह रात भर सोते रहने के बाद सूरज निकलने से पहले उठ गया हो। थकान के आसार भी नहीं मालूम होते थे। अलबत्ता उसकी आंखें गहरे सोच विचार का पता दे रही थी। लगभग 6 बजे वे लोग दाराब नगर पहुंच गए। कोठी के गेट में दाखिल होते ही गजाला का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पोर्टिको में 2-3 कांस्टेबल खड़े थे और कुछ इस किस्म की परेशान सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई हादसा हो गया हो। फरीदी और हमीद को पीछे छोड़कर गजाला एकदम से भागी। वक्त दोनों टैक्सी पर से सामान उतरवा ही रहे थे कि गजाला दौड़ती हुई वापस आई। लाश, लाइब्रेरी में लाश, वह हौंफती हुई बोली। किसकी लाश? फरीदी ने इत्मीनान से पूछा। अब्बा जान के प्राइवेट सेक्रेटरी की। और आखिर वही हुआ जिका खटका था, फरीदी ने सामान वही छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। गजाला उसका हाथ पकड़े हुए तेज कदमों से कोठी की तरफ जा रही थी। कई कमरों से गुजरते हुए वे लाइब्रेरी के बरामदे में पहुंचे। यहाँ घर के सारे नौकर इकट्ठा थे और दोनों को आता देखकर इधर उधर हट गए। लाइब्रेरी में 2 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, तारिक और नवाब साहब खड़े थे। खिड़की के करीब रखी हुई कुर्सी के पास एक आदमी इस तरह पड़ा हुआ था जैसे वह उसी कुर्सी पर बैठे बैठे जमीन पर लुढ़क गया हो। उसका हाथ अभी तक कुर्सी ही पर था।
अरे फरीदी मियाँ, नवाब साहब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, भाई ठीक वक्त पर आए। यह वाकया कब हुआ मालूम नहीं, लेकिन सुबह मुझे एक नौकर ने आकर इसकी खबर दी। फरीदी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। मैं क्या बताऊं कि मैं किन मुसीबतों में फंस गया हूँ। नवाब साहब ने कहा, मुझे गजाला साहिबा की जबानी सब कुछ मालूम हो चुका है। तो क्या गजाला तुम्हारे ही पास गई थी? नवाब साहब बोले, उसने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी। आपकी तारीफ? एक सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पूछा। अरे आप इन्हें नहीं जानते? नवाब साहब ने हैरत जताते हुए कहा, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरीदी हैं। ओह, सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से हाथ मिलाते हुए कहा, तब तो फिर हम लोगों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। आप लोग बेकार में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फरीदी ने कहा और लाश की तरफ देखने लगा। कोई जख्म नहीं, कोई निशान नहीं, गर्दन भी हमने गौर से देख ली है। समझ में नहीं आता कि मौत कैसे हुई। सब इंस्पेक्टर ने कहा, जरा मैं भी देख लूं। फरीदी ने लाश के करीब झुकते ही कहा, वह बड़ी देर तक अपने आतिशी शीशे से लाश का मुआयना करता रहा। आप ठीक कहते हैं, फरीदी ने सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा, कोई निशान नहीं, आपने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया? आ ही रहा होगा, सब इंस्पेक्टर बोला। क्या यह रात में बाहर बैठा करता था? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा। नहीं, कल ही मैंने उसे एक किताब तलाश करने के लिए यहाँ भेजा था और इत्मीनान हो गया था कि वह किताब तलाश करके अपने कमरे में आ गया होगा। शायद वह इस कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा होगा, फरीदी ने कहा, और अचानक कोई खौफनाक चीज देखकर दिल की हरकत बंद हो गई। तारिक ने कहा। फरीदी उसे घूरने लगा। और वह खौफनाक चीज क्या हो सकती है? फरीदी ने ऐसी आवाज में कहा कि तारिक हड़बड़ा गया। अभी आप ही ने फरमाया है कि आपको सब हाल मालूम हो चुके हैं। तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतार गोद में लेते हुए कहा, यह शाकी आपको कहाँ से मिला? फरीदी ने पूछा। ओह, तारिक ने चौंक कर कहा, तो आप इसका नाम जानते हैं? इन देवता महाराज को कौन नहीं जानेगा? तारिक फरीदी को हैरत से देखने लगा। इतने में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर काफी देर तक लाश का मुआयना करता रहा। मौत हुए लगभग 4 या 5 घंटे हो चुके हैं, डॉक्टर ने सिर उठाकर कहा। मौत की वजह? फरीदी ने पूछा। अचानक दिल की हरकत बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा, देखा आपने? तारिक बोला। क्या इसे दिल की कोई बीमारी थी? फरीदी ने तारिक की बात को नजरअंदाज करके नवाब साहब से पूछा। हाँ, उसे काफी दिनों से दिल की बीमारी थी। तब तो मेरे ख्याल से हमें वापस ही चलना चाहिए, सब इंस्पेक्टर बोला। ठहरिए, अभी शक खत्म नहीं हुए, फरीदी कुर्सी से उठते हुए बोला। वह खिड़की के करीब खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। नवाब साहब, क्या यहाँ रोज रात को कोई बैठा करता है? फरीदी ने पूछा। मैं खुद रोजाना 2-3 घंटे यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ। ठीक, फरीदी ने मेज पर पड़ी ट्रे जिसे टोपी उठाते हुए कहा। यह शायद इसी की टोपी है। नहीं, मेरी है। आपकी? वह खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। हाँ, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? नवाब साहब हैरत से बोले। आप सिर में कौन सा तेल लगाते हैं? फरीदी ने अचानक पूछा। कोई नहीं, नवाब साहब अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए झेपते हुए बोले। माफ कीजिएगा, एक बहुत जरूरी सवाल था, फरीदी ने मेज पर टोपी रखते हुए कहा। वह बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था कि वह कमरे में दूसरों की मौजूदगी भूल गया हो।